Hello students, this is Disha Shah. Welcome to my YouTube channel. And this is the second module of the topic simple interest, compound interest. In this particular module, we will solve the moderate level question of simple interest. We'll cover only simple interest and we will see moderate level questions. So first, let me share the screen with you. So this is part 2, simple interest, compound interest, SIK, moderate level questions. Now, first question. A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.1/4% for 2 years. Find his gain in transaction per year. So एक पर्सन जो है वो 5,000 रुपीज किसी से बोरो कर रहा है फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. And immediately he is giving that money, it means rupees 5,000 to another person at 6.1/4%, which is higher than this 4%. So definitely वो जिससे खरीद रहा है वहां से उसे इंटरेस्ट पे करना है एंड जहां पर वो दे रहा है फ्रॉम दैट he will get the interest. And second case का interest rate of interest is more than the first case. It means that he is going to gain in the transaction. उसको इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये केस 1 था, दिस इज केस 1 wherein he has borrowed the money. कितना 5,000 rupees, tenure is 2 years and rate of interest is 4%. Second case में क्या हो रहा है, he is giving 5,000 rupees to another person for 2 years at 6.1/4%. 6.1/4% का मतलब होता है 25/4%. ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. डेफिनेटली सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन फर्स्ट वाला, फिर माइनस करेंगे और आंसर करेंगे. तो 3 स्टेप्स में करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस एंड देन दे विल टेक द डिफरेंस. वी विल नॉट डू दैट. हम क्या करेंगे, हमें पता है कि उसे प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट केस का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% विच इज लेस देन द सेकंड केस का रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसको प्रॉफिट इसी रेट पे होने वाला है. सो क्यों ना हम इसी रेट का डिफरेंस ले लें. So the difference of 25/4 minus 4 is nothing but 25 minus 16, that is equal to 9/4%. तो उसको प्रॉफिट कितना होगा is nothing but ये 9/4% पे प्रॉफिट होने वाला है. तो वही उसी का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लें. So SI is equal to PRT upon 100. Principal is 5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल कंसीडर दिस एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एंड में इसी के ऊपर उसे फायदा होने वाला. एंड द टेन्योर इज 2 years. फ्रॉम हियर विल गेट द आंसर. 25 into 9 is 225. तो इस पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे 225 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. बट हियर यू कैन सी दैट ऑप्शन में कहीं पर भी 225 नहीं लिखा है. अच्छा है नहीं लिखा, क्योंकि अगर एक ऑप्शन होता 225 तो सभी स्टूडेंट्स इसी के ऊपर टिक करके आ जाते, विच इज रॉन्ग. बिकॉज हियर द क्वेश्चन इज फाइंड हिज गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर. तो ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको, ये जो गेन हुआ है दैट इज ऑन 2 years. बट वी नीड टू फाइंड द गेन पर ईयर. सो वी हैव टू डू 225/2. 225 का हाफ होता है 111. Option A is the correct answer. A certain amount earns SI of rupees 1750 after 7 years. Had the interest been 2% more, how much interest would it have earned? So एक certain amount दिया है, मतलब principal is not given and 7 years में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 1750. अमाउंट भी नहीं दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, ओनली टेन्योर इज गिवन, एसआई इज गिवन. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, मतलब प्रिंसिपल नॉट गिवन, अमाउंट नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, ओनली टेन्योर एंड एसआई इज गिवन. क्वेश्चन इज कि अगर 2% से इंटरेस्ट बढ़ा देते तो कितना इंटरेस्ट मिलता. तो इस केस में आप आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
principal is missing. Answer is option C, cannot be determined. C and D means cannot be determined. Data is insufficient. Next. A certain rate of interest, like a certain rate of simple interest rupees 600 amounts to 744 in 4 years. It means that if the principal is 600, तो 4 years में ये जो है वो 744 बन जाता है. आप सोचो आप यहां से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं. प्रिंसिपल इज गिवन, अमाउंट इज गिवन, टेन्योर इज गिवन. तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं. आगे क्या लिखा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 3%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 years? मतलब अगर हम 600 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 years के लिए, बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो R% था, सो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, it is decreased by 3%, so rate of interest is nothing but R minus 3%. So question is, what will be the amount after 4 years? ये आपको निकालना. This is the question. Now, once again, in this particular case, most of the students, what they will do, first they will find the simple interest, then they will find the rate of interest. फिर इस rate of interest को उसमें से 3 कम कर देंगे, so they will get the new rate of interest. फिर वहां से ऐसा ही निकालेंगे, amount निकालेंगे. First, what they will find here is they will find rate of interest. ये find out करेंगे. फिर R minus 3 करके new rate of interest find करेंगे. फिर नया वाला ऐसा ही find out करेंगे. And second case में amount find. This is one method through which definitely you will get the correct answer, but it's a long method. क्योंकि question देखो क्या बोला जा रहा है. Question is saying, इसमें हम एक trick लगा सकते हैं. Question is saying that principal is 600 and after 4 years that principal has become 744 rupees with a particular rate of interest. अभी rate of interest कितने से कम हो गया है? 3% से कम हो गया. So we know that कि rate of interest कम होगा तो simple interest भी कम मिलेगा and hence the amount will also be less. So first case में जो amount 744 था, second case का amount will be definitely less than 744. Now the question is कि इस पूरे में second case में नुकसान कितना हुआ है? So rate of interest is decreased by 3%. ठीक है, तो हर साल 3% का नुकसान. But here the story is of 4 years. So every year you will get 3% less. First year 3% less, second year 3% less, third year 3% less, fourth year 3% less. So in total there is a loss of 12%. 12% कम मिलेगा. परसेंटेज किसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट होता है? इंटरेस्ट वी काउंट ऑन प्रिंसिपल. इसका मतलब है कि 12% कम मिलेगा. उसका मतलब क्या है कि 12% ऑफ 600 इतने पैसे कम मिलने चाहिए. 12% ऑफ 600 is 12 into 6, that is equal to 72. मतलब जितना मिलना चाहिए था उसके कंपेयर में 72 रुपीज कम मिलेंगे. पहले कितना मिला था? 744. इसमें से 72 रुपीज कम मिलेंगे. सो इस 672. Option D is the correct answer. This we have done with trick. A sum was put at SI at a certain rate for 3 years. Had it been 4% higher rate, it would have fetched rupees 600. Find the sum. इस केस में क्या क्या दिया है? Tenure is given as 3 years. Principal not given, rate of interest not given, amount not given, nothing is given. बहुत ही कम डेटा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि इतने डेटा से आंसर कैसे बनेगा? आराम से बनेगा if you know that, if you understand the question very well. Now the question is saying that कि कुछ पैसे 3 साल के लिए रखें. And suppose if we increase the interest rate, definitely if we increase the rate of interest, so we will get more interest. तो यहाँ पर वही बोला है कि 4% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, 4% से rate of interest is increased, and that is not for 1 year, that is for 3 years. So in total 12% का फायदा होगा. और इस 12% की इंक्रीज की वजह से कितने पैसे ज्यादा मिले हैं?
तो कैन आई से 600 रुपीज उसकी वजह से ज्यादा मिला। तो वी नीड टू फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल, जिसको हम हर बार सब मतलब पूरा अमाउंट जिसको हम 100% मानेंगे। सो इफ 12% इज 600, कैन आई से 1% इज नथिंग बट, and hence the 100% जिसको हम प्रिंसिपल मानते हैं is nothing but 50 into 100. So answer is 5,000. Next question. A person invested in all rupees 2600 at 4%, 6%, and 8% per annum simple interest. At the end of the year, he got same interest in all the three cases. The money invested at 4%. Okay. So the question is like this कि एक इंसान है, उसके पास 2,600 रुपीज है, उसने वो पैसे तीन अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करे हैं. Let us assume that the schemes are A, B, and C. First scheme is giving the rate of interest of 4%. Second is giving 6%, and third one is giving 8%. और ये तीनों मिला के उसने 2,600 रुपीज टोटल इन्वेस्ट करे हैं. Now, at the end of the year, he got the same interest in all the three schemes. The question is, money invested in the scheme which is offering 4%. मतलब scheme A में कितना invest किया है ये निकालना. Now, एक चीज आप देखो कि this person has invested in 3 different schemes. First scheme is offering 4%, second one is 6%, third one is 8%. आप सोचो अगर उसने तीनों स्कीम में इक्वल अमाउंट रखा होता तो कैन आई से कि उसको फर्स्ट स्कीम में कम इंटरेस्ट मिलता, सेकंड स्कीम में थोड़ा ज्यादा, थर्ड स्कीम में और थोड़ा ज्यादा, बिकॉज थर्ड स्कीम इज ऑफरिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेगा वहां पर इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा. बट इस कहानी में वैसा नहीं हो रहा है. हियर ही इज गेटिंग द सेम इंटरेस्ट. अगर उसका प्रिंसिपल सेम होता, हर जगह पे उसने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, तो पैसे किस तरह से उसका इंटरेस्ट भी, ए का इंटरेस्ट सबसे कम होता, बी का थोड़ा ज्यादा, सी का थोड़ा और ज्यादा. बट इस केस में इंटरेस्ट हर केस में सेम मिल रहा है. इसका मतलब साफ साफ है कि ए में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, बी में उससे कम और सी में सबसे कम इन्वेस्टमेंट. अगर हम इनका एवरेज ले, सो 2600 का एवरेज मतलब डिवाइड बाय 3 करके, तो दिस आंसर इज मोर देन 800. 800 से ज्यादा ही आ रहा है. इसका मतलब है कि आंसर जो है 800 से ज्यादा ही होगा स्कीम ए का. सो हम आंख बंद करके 1200 पे टिक कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन विच हैज द वैल्यू मोर देन 800. अच्छा 800 क्यों? क्योंकि एवरेज जो है 2600 बाई 3 एवरेज लेंगे तो 800 से ज्यादा जा रहा है. बट सपोज इफ आई वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे कि अगर एक और ऑप्शन होता 110 से, तो फिर सॉल्व करना पड़ता क्वेश्चन. तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन? ये तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से ट्रिक लगा के जल्दी से आंसर बता दिया कि दैट आंसर इज 1200. नाउ here the rate of interest is different for all the case and we know कि A में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा. इसका जो प्रिंसिपल का जो रेशियो है ना, वो पूरा उल्टा हो जाएगा. बिकॉज इफ यू आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द थ्री स्कीम, इट मीन्स कि अगर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसका प्रिंसिपल सबसे कम होगा, और वो एग्जैक्टली इनवर्सली काम करता है. सो प्रिंसिपल का जो रेट होगा, सॉरी रेशियो होगा, वो 1/4 is to 1/6 is to 1/8. If I simplify this ratio, then this is half is to 1 is to 3 is to. और सिंप्लीफाई करते पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देते, सो दैट द रेशियो बिकम्स इजी. The ratio will become 6 is to 4 is to. So actually में प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो 6 is to 4 is to. इस रेशियो के हिसाब से पैसे बटे. क्वेश्चन इज स्कीम ए में, मतलब फर्स्ट स्कीम में कितना इन्वेस्ट हुआ है. फर्स्ट स्कीम का इन्वेस्टमेंट है, कितना हिस्सा है ये? 6/13. 6/13 ऑफ टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट इज 2600. इसको इससे डिवाइड करेंगे 200. सो आंसर इज, क्योंकि हमारा पहले ही आ चुका.
A person deposited a certain sum of money at the starting of each year. If bank gives him 8% simple interest, at the end of 3 years, the total amount is 69,600. How much money does he? So क्वेश्चन क्या है? 1% पैसा डिपॉजिट करता है, फर्स्ट ईयर में उसने मान लो x रुपीज डिपॉजिट किया. दिस इज द प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. So end of the year amount कितना हो जाएगा? Can I say it is x plus 8% of x? कितना हो जाएगा? x plus 8%. Now, second year क्या कर रहा है? He is depositing the money at the starting of each year. तो next year उसने वापस x% डिपॉजिट किया 8% को. तो यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा x plus certain percentage of x. And third year में he is depositing x rupees. Here also the rate of interest is 8%. So at the end of जाके कुछ amount बन जाएगा. Now the thing is that कि ये जो पहला उसने x amount रखा है, ठीक है, वो उसने 3 साल के लिए रखा है. So here the tenure is 3 years. So the total will not be so first year का 8%, second year का 8%, third year का 8%. So in total it would be 24% of x. So amount is x plus 24% of x. Second case में the tenure is 2 years. So the amount is x plus 8 into 2, 16%. And third year में tenure सिर्फ एक ही साल का है. So amount is nothing but x plus 8%. इन तीनों अमाउंट को अगर आप ऐड करोगे, so that is becoming as 69,600. देखो एक चीज तो साफ है कि पैसे जो है वो 25,000 नहीं हो सकते, क्योंकि 25,000 अगर हर इंसान हर साल रखता है तो 3 साल के बाद वो खुद 75,000 हो रहा है. और प्लस इसमें प्रिंसिपल सॉरी प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ोगे तो वो 69 नहीं बनेगा. सो दिस इज रॉन्ग. ये नहीं हो सकता. 22 इंटू 3 करोगे तो ये 66 होता है. सो 66 टू 69 ठीक है. फिर इसको इंटू 3 करोगे तो ये 60 हो रहा है, और इसको इंटू 3 करोगे ये 57. तो ऑप्शन सी तो नहीं ही है. ठीक है. सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम द प्रिंसिपल इज 100. तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 plus 24% of 100, which is equal to 124. Here the amount is 100 plus 16% of 100, that is equal to 116. And here it is 100 plus 8% of 100, that is equal to. सबको ऐड करेंगे तो 24 plus 16 plus 8 हो गया 24, 24 plus 24 48. So basically it is 348. It means that अगर amount deposited at the starting of the each year, if it is 100, so end of the 3 years amount is becoming 348, but here it is 696. So ये कितना होगा ये आपको बताना. So it is 69600 divided by, ठीक है, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये अमाउंट इसका डबल है. सो आंसर इज ऑप्शन. Amit lent rupees 25,000 to 2% at SI, ROI being 12% and 9%. The interest received from first person in 4 years is equal to interest received from second person in 3 years. दो लोग हैं. मान लो कि अमित ने ए और बी दो लोगों को पैसे, टोटल अमाउंट उसने दिया है दोनों को मिला के 25,000 rupees. Means out of 25,000 rupees, some amount is given to A, some amount is given to B. A का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि 12 है, B का 9%. Interest received from first person in 4 years. So here the tenure is 4 years and here the tenure is 3 years. So total interest RT% कितना हो जाएगा? 12 into 4 48% and 9 into 3 27.
मतलब उसको ए से 48% ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा और बी से 27% ऑफ प्रिंसिपल। सो ए से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, लिखा क्या है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन इन 4 years इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड पर्सन, मतलब दोनों पर्सन से सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। वंस अगेन, ए से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बी से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ए का ज्यादा है, बी का कम है, फिर भी एट द एंड ऑफ द टेन्योर 4 years and 3 years उसको दोनों से इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि ए को बिलो एवरेज पैसा दिया है। तो 25,000 और दो लोग, तो इट इज 12,500, तो ए की वैल्यू डेफिनेटली 12,500 से कम होनी चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो निकल, आंसर कुड बी 10,500। सॉल्व कैसे करें? लेट अस अज्यूम कि ए को x अमाउंट दिया है और b को y अमाउंट दिया। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट x plus y is equal to 25,000। दिस इज वन इक्वेशन। एंड क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट सेम है, सो वी कैन से दैट 48% ऑफ x is equal to 27% ऑफ y। सो x by y का रेशियो हो जाएगा 27/48। इसको 3 से डिवाइड करेंगे सो 9, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे सो 9:16 का रेशियो। मतलब x plus y is 25,000 and x by y is equal to 9:16। तो यहां से अगर हम x plus y करेंगे तो 25 ही आ रहा है। इट मीन्स दैट x की वैल्यू है 9,000 एंड y की वैल्यू है, हमें निकालना था x, द अमाउंट लेंट टू फर्स्ट पर्सन, जिसको हमने x माना था। सो x इज नथिंग बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Rupees 1,500 invested in a scheme at R% SI. Another amount invested in scheme at 2R%. तो दो स्कीम है, once again ए बी। ए में 1,500 इन्वेस्ट करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। अनदर स्कीम का प्रिंसिपल इज 1,500 minus x 2R%। आफ्टर 4 years, दोनों का टेन्योर इज 4 years। Now, what is written? Interest earned from scheme A is 25% less the interest earned। तो यहाँ से RT% क्या हो रहा है? It is 4R%, और यहाँ से RT% हो रहा है 4 into 2, so it is 8R%। So यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलके आ रहा है? From here the interest is 4R% ऑफ प्रिंसिपल कितना है 1,500, यहाँ से इट इज 8R% ऑफ प्रिंसिपल इज 1,500। और ये इंटरेस्ट का रेशियो दिया है, क्या बोला है? इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी। मतलब स्कीम ए का इंटरेस्ट और स्कीम बी का इंटरेस्ट का रेशियो दिया है। बी का अगर 100 है तो ए का उसका 25 कम है, यानी कि 75। सो दिस रेशियो इज 3/4। मतलब ए वर्सेस बी का ये जो रेशियो है, ये रेशियो 3/4 का। परसेंट परसेंट उड़ा देते हैं, आर आर उड़ा देते हैं, 4 और 8 यहां से उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2। इट मीन्स दैट 1,500 अपॉन 2 into 1,500 minus x। फ्रॉम हियर वी नीड टू फाइंड x। 2 और 4 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2। 1,500 into 2 is 3,000, so 3,000 is equal to 3, 3x is equal to 1,500, so x is equal to option A is the correct answer. So with this, we are through with the second module of simple interest and compound interest. In this particular module, we have covered moderate level question of only simple interest. In the next module, that is third module, we will learn the concept of
compound interest, the most important part, okay, of the chapter, concept of compound interest. So if you like my way of teaching, then please subscribe to my channel and keep on practicing math because math is easy.